स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट के चौथा जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। और इसमें मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो उसमें मैंने बताया था आपको कि मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन और दूसरा था हनी बी और तीसरा सिल्क वर्म्स एंड लैक इंसेक्ट्स। तो पहला जो पार्ट था वो इंट्रोडक्शन पे था और इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है। तो अब दूसरा पार्ट जो अब मैं डाल रहा हूँ, तो इसमें आने में थोड़ा-सा टाइम लग गया, तो वो एक दूसरा रीज़न है, मैं वो किसी और वीडियो में बता सकता हूँ। तो अभी के लिए अब हम अगला जो पार्ट है वो पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नियर है, तो हम जल्दी-जल्दी सब चीज़ें निपटाने की कोशिश करेंगे। तो हनी बी यानी ये जो जो दूसरा पार्ट है वो हनी बी पर होने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था, मैंने नोट्स बनाए, नोट्स जो तैयार किए उन्हीं के हिसाब से सब चीज़ें चल रही हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हनी बी के बारे में पढ़ेंगे हम, और जो कृषि के कीटों के जो आर्थिक महत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने लगभग ये जो चैप्टर था यहाँ तक पूरा कर लिया था, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा-सा लंबा है। मैंने बताया ना, 30 या 31 पेजेज़ का है, तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है इसमें। तो आर्थिक महत्व वाले कीटों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और उसके अंदर जो सबसे पहला जो कीट आता है वो है मधुमक्खी या मौना। यानी इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं। इस जो बुक में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा-सा लॉन्ग है, बस उसको थोड़ा-सा शॉर्ट करके मैंने बनाया है। जो नोट्स बनाया है वो वैसे ही हैं बिल्कुल, थोड़ी-सी उनमें कमी हो सकती है, और जो कमी हो वो आप मुझे बता सकते हैं। बस वैसे तो सब कुछ ठीक ही है, बस उसे थोड़ा-सा शॉर्ट करके मैंने लिखा है, ताकि चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँ और जो रिपीटेड चीज़ें हैं वो रिपीट ना हो। बस, तो अब शुरू करते हैं। और वीडियो को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उसकी अपनी अलग वजह थी। और फ़िलहाल मैं ये रिकॉर्ड करके जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो हमने कहाँ तक इसे पढ़ लिया था? हमने लगभग इसे यहाँ तक पढ़ लिया था कि इंट्रोडक्शन क्या है। ये आर्थिक महत्व वाले कीट जो होते हैं, इनमें शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि जो हमें जो कीट होते हैं, जब हमारे दिमाग में जब कीटों का कुछ शब्द आता है, तो हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि उनसे हानि ही होती है। लेकिन कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए आर्थिक महत्व रखते हैं, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक्स में है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो उनके लिए भी हमारे पास कुछ ऐसे कीट्स मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी कीट हानिकारक नहीं होते। उसी चीज़ को यहाँ बताने के लिए ये चैप्टर 4 है, जिसमें आर्थिक महत्व वाले कीटों की बात करी जा रही है। तो ऐसे कौन से कीट हैं जो आर्थिक महत्व रखते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए सही हैं या फिर अच्छे होते हैं? तो उनमें सबसे पहला कीट आता है मधुमक्खी या मौना। मौना बोलते हैं इसे यहाँ पर, हनी बी यानी कि इंग्लिश में, ठीक है? इसका ऑर्डर है हाइमेनेप्टुपेरा और सॉरी, फैमिली है इसकी एपिडे। और भारतवर्ष में मधुमक्खियों की निम्न जातियाँ मिलती हैं। इसे थोड़ा-सा शॉर्ट करके मैंने लिख दिया है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो उसके लिए आप दूसरी जगह से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस हिसाब का जो क्वेश्चन बनेगा, उसके हिसाब से आपको इसी तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है। ऑर्डर लिखिए, फैमिली लिखिए, और उसके बाद मधुमक्खियों के जो प्रकार हैं उनके बारे में लिखिए। तो इनकी जो मधुमक्खियों की जो जातियाँ भारतवर्ष में, वो निम्न प्रकार की हैं। देखिए, सबसे पहले होती है सारंग मधुमक्खी, जिसे हम बोलते हैं एपिस डोर्साटा। ये भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। आकार में लगभग 20 मिलीमीटर लंबी तथा सभी मधुमक्खियों में सबसे बड़ी होती है। इसी कारण शहद भी अधिक बनता है। ये मधुमक्खियाँ वृक्षों की शाखाओं व ऊँची इमारतों के छज्जों व पहाड़ी भागों पर, गुफाओं एवं ऊँची चट्टानों पर अपने छत्ता बनाती हैं। और इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही उत्तेजनापूर्ण होता है। देखिए, अब जब हम मधुमक्खियों की बात करते हैं, तो हर प्रकार की मधुमक्खी का स्वभाव अपना अलग होता है। कुछ मधुमक्खियाँ ज़्यादा एंग्री होती हैं, क्रोधित होती हैं ज़्यादा, कुछ शांत स्वभाव की होती हैं, तो इनका स्वभाव लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इनकी बात क्वेश्चन जब बनेगा, तो उसमें आपको स्वभाव सब कुछ लिखना होगा कि उनका जो साइज़ होता है वो सब, और किस तरह से वो करती हैं बिहेव। तो इसका जो स्वभाव होता है वो उत्तेजनापूर्ण होता है। ये हम सारंग मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, एपिस डोर्साटा की। तो स्वभाव उत्तेजनापूर्ण होता है एवं छेड़ने पर शीघ्र ही क्रोधित हो जाती हैं तथा मनुष्य या पालतू जानवरों पर आक्रमण कर देती हैं। इसके छत्ते से 15 किलोग्राम या 40 किलोग्राम तक शहद प्राप्त होता है। देखिए कितनी ज़्यादा अमाउंट में। इसके छत्ते का आकार कभी-कभी 1 मीटर तक होता है। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है भारतीय मौना, जो कि है एपिस इंडिका। ये सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है हमारे यहाँ, एपिस इंडिका। तो यह भी सारे भारतवर्ष में मिलती है। लेकिन इसका स्वभाव शांत होता है। लेकिन ये शांत स्वभाव की होती है, ये एंग्री स्वभाव की नहीं होती। तो
इसलिए यह आसानी से पाली जा सकती है। इनका आकार लगभग 15 मिमी होता है। ये मधुमक्खियाँ अंधेरे में रहना काम करना अधिक पसंद करती हैं। इनके छत्ते घनी झाड़ियों, खोखले पेड़ों के तनों, शाखाओं एवं घरों की छतों आदि के नीचे मिलते हैं, जिनका आकार सारंग मक्खी के छत्तों से अधिक छोटा होता है। प्रत्येक छत्ता समूह से 3 से 40 3 से 4 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। तो इसका अमाउंट थोड़ा-सा कम है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भारतीय मोना के विषय में लिखना। इसके लिए एक अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मधुमक्खियों के बारे में जो भी है इस बुक में, इस चैप्टर में, वो थोड़ा-सा लॉन्ग है, बस इसे थोड़ा शॉर्ट करके लिखा गया है और कुछ नहीं। ठीक है, ये तीसरा है भ्रंग मधुमक्खी एपिस फ्लोरी। अब इसके बारे में बात करें तो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो, पर आपको दिख रहा है इसकी स्पेलिंग क्या है। तो यह आकार में भारतीय मौना से छोटी होती है तथा भारत के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मधुमक्खी को अंधेरा पसंद नहीं होता, अतः यह अपना छत्ता खुले स्थानों पर बनाती है। इसके बाद आता है कि जो आकार में बहुत छोटे-छोटे होते हैं, यानी कि इनके छत्ते छोटे होते हैं और एक छत्ते से केवल 250 ग्राम शहद ही प्राप्त होता है। इसकी विशेषता यह है कि इनका शहद सबसे अधिक मीठा होता है। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है डंपर मधुमक्खी, जिसे बोलते हैं मेलिपोना एसपीपी, यानी कि ठीक है, यह सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। इनके डंक यानी स्टिंग नहीं होते हैं। यह भारत के समस्त क्षेत्रों में मिलती है तथा बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। ये अपना छत्ता वृक्षों के खोखले तनों तथा दीवारों के फटे स्थानों में झुंडों में बनाती हैं। छत्ते बहुत छोटे होते हैं, जिनसे शहद बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो मैं आपको इसके जो पिक्चर्स थे वो भी दिखा सकता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम हमारे पास बचा हुआ है कि हम इनके पिक्स को देखते फिरें। अगला आता है प्रकार यूरोपियन जो मधुमक्खियाँ, वो एपिस मेलिफेरा। इनका ज़िक्र इनके साथ नहीं किया गया, उनका ज़िक्र अलग किया गया है, एक नोट के रूप में है। तो मुझे नहीं लगता ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। भारतीय मौना की तरह होती है, जिन्हें आजकल भारत के ऊपरी भागों में पाला जाता है। इनके द्वारा उत्पन्न शहद अच्छी किस्म का और भारतीय मौना से 9 से 10 गुना अधिक होता है। देखिए, इनके वर्ष 1880 में बाहर ले जाया गया। यह पालने बाहर ले जाया गया और यह पालने तथा मधुमक्खी उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मानी जाती है। इनसे वर्ष में 50 से 180 किलोग्राम तक शहद प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक महत्व, और इसका आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका है। मधुमक्खियाँ मानव समाज के लिए बहुत ही उपयोगी कीट हैं। इनसे निम्नलिखित प्रत्यक्ष लाभ हैं। प्रत्यक्ष लाभ यानी प्रत्यक्ष लाभ वो लाभ होते हैं जो हमें जो हम अ, कह सकते हैं कि हम खुली आँखों से जिन्हें हम देखकर उन्हें जज कर सकते हैं, ऐसे प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। बस शॉर्ट में आप समझ लीजिए, ये प्रत्यक्ष जो लाभ होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं, और अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो भी लाभ होते हैं मधुमक्खियों से। तो देखिए, प्रत्यक्ष लाभों में सबसे पहला लाभ है मधु यानी हनी। हनी हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी द्वारा उत्पन्न किया हुआ मधु एक रंगहीन एवं कुछ बादामी रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जिसमें 78% शर्करा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, 70% जल और 6% एंजाइम तथा खनिज लवण आदि होते हैं। शहद एकत्र करने के लिए मधुमक्खियां अपनी सूंड और जिह्वा यानी कि प्रोबोस्किस और ग्लोसा, ये जो चीज़ें हैं, ये हम एक और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, जिनमें कीटों के बारे में लिखा हुआ है। कीटों के लिए एक अलग से बुक है, ठीक है? तो यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो उनकी सहायता से फूलों का मकरंद यानी कि नेक्टर चूस कर क्रॉप में भर लेती हैं, ठीक है? ये सब पार्ट होते हैं, ये क्रॉप, ये प्रोप्सिका, ये ग्लोसा, ये सब ये कीटों के ही भाग होते हैं। कुछ कीटों में कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं और कुछ में होती हैं। तो ये पार्ट्स हैं बस उनके शरीर के। चूसते समय इनमें लार ग्रंथियों में आकार कुछ लार भी मिल जाती है। छत्ते में पहुंचकर मधुमक्खियां क्रोप से द्रव पदार्थ उगलकर मधु कोष्ठों में भर देती हैं। इसे कच्चा मधु कहते हैं, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। पानी को सुखाने के लिए श्रमिक मधुमक्खियां बड़े वेग के साथ अपने पंखों से हवा करती हैं, तथा जब एक मधु पक जाता है तब ये मधु कोष्ठों का मुंह मोम से बंद कर देती हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 34.5 लाख किलोग्राम मधु प्राप्त पैदा होता है। इसके बाद इससे दूसरा फ़ायदा जो है वो है मोम यानी कि वी वैक्स। ये मोम भी हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। ये किस तरह से? यह श्रमिक मधुमक्खियों के उदर के निम्न तल पर मोम ग्रंथियों यानी कि वैक्स ग्लैंड से द्रव के रूप में निकलता है। देखिए, वैक्स ग्लैंड फिर से यही पार्ट है, बस उनका मधुमक्खियों का एक शरीर का एक पार्ट है। उससे कोई अभी यहाँ पर हमें उनके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो श्रमिक मधुमक्खी है, इन्होंने कहा ये श्रमिक मधुमक्खी, ये इसके बारे में हम और आगे डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो श्रमिक मधुमक्खी कुछ नहीं, ये मधुमक्खियों के जो फैमिली होती है उनमें ये डिवाइडेड सदस्य है, एक तरह का श्रमिक सदस्य है अलग, उनमें रानी भी होती है। तो ये सब अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो
द्रव के रूप में निकलता है तथा उदरखंड के अधरकों यानी कि स्टर्नाइड्स पर सूखकर जमा होता रहता है। इसे टांगों की टरसाई पर स्थित बालों की सहायता से छुड़ाकर मुंह तक पहुंचाया जाता है। ये टरसाई भी पार्ट है कीटों का, जहां पर मैंडिबिल्स द्वारा लचीला बनाया जाता है, जिससे छत्तों की दीवारें तथा कोष्ठ बनाए जाते हैं। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 1.8 लाख किलोग्राम मोम पैदा की जाती है। इसके बाद आता है मधुमक्खी विष यानी बी वेनम। विष भी प्राप्त होता है मधुमक्खी से। देखिए, मधुमक्खी के विष को निकालकर होम्योपैथिक दवा बनाई जाती है, जो कि एलर्जी आदि में प्रयोग की जाती है। इसके साथ ही गठिया रोग में भी मधुमक्खी के विष का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो हो गए प्रत्यक्ष लाभ। अब अप्रत्यक्ष लाभ क्या है, जिन्हें हम अपनी आँखों की सहायता से देख नहीं सकते कि वो हो रहे हैं, पर वो भी हो रहे हैं, जैसे कि परागण है, पॉलिनेशन। परागण की क्रिया में मधुमक्खियों का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। मधुमक्खियों द्वारा पौधों में लगभग 80 से 90% परागण होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये परागण पौधों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, और मधुमक्खियाँ 80 से 90% तक परागण कर रही हैं, तो ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कीट हैं पौधों के लिए। इसके अलावा इनका जो सामाजिक जीवन, पहचान और जीवन जो इतिहास है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें इनके परिवार के बारे में सब कुछ होगा। तो देखिए, मधुमक्खी समूह कॉलोनी बनाकर परिवार में रहती हैं। प्रत्येक समूह में कई कई एक छत्ते मिलते हैं एवं सभी छत्तों में एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। एक परिवार में सदस्यों की संख्या 30,000 से 50,000 तक होती है तथा उसमें एक रानी, 200 से 300 नर यानी ड्रोन और शेष श्रमिक होते हैं। तो ये रानी, श्रमिक क्या है, ये सब आ गया। तो रानी रानी क्वीन बोलते हैं इसे। तो एक छत्ते में केवल एक ही रानी होती है, जो आकार में अन्य सदस्यों से बड़ी होती है। छत्ते की लगभग सभी मधुमक्खियां इसी की संतान होती हैं। बड़ा आकार, छोटे पंख, फूला हुआ उदर होने के कारण यह छत्तों में ही रहना पसंद करती है। रानी लगभग 15 से 20 मिमी लंबी, जिसकी जनन शक्ति अति तीव्र होती है। इसका कार्य केवल अंडे देना है। यह अपने जीवन में केवल प्रारंभ में ही मैथुन के लिए उड़ान करती है, यानी नेप्ट्यूल फ्लाइट भरती है, तथा मैथुन के पश्चात यह हमेशा छत्ते में रहकर निषेचित यानी कि फर्टिलाइज या फिर अनिषेचित यानी अनफर्टिलाइज्ड एग्स यानी अंडे देती है। निषेचित अंडों से श्रमिक रानी पुत्रियां यानी डॉटर क्वीन, ये रानी पुत्रियां ये आगे चलकर रानी बनती हैं, वही होती हैं। एवं अनिषेचित अंडे से सदैव नर उत्पन्न होते हैं। रानी का जीवन काल सदैव 2 से 5 वर्ष का होता है, जिसमें से प्रतिदिन 2 से लेकर 2,000 तक अंडे देना तथा पूरे जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे देती हैं। जिस समय यह कमजोर हो जाती हैं तथा अंडा देना प्राय बंद कर देती हैं, तो श्रमिक उसे मार डालते हैं तथा रानी पुत्रियों में से किसी एक को रानी मान लेते हैं। ये इतनी ज़्यादा अंडे देती है, इसका काम ही असल में अंडे देना है बस। उसके बाद आते हैं नर यानी कि ड्रोन यानी मेल्स, एक तरह से कह सकते हैं मेल्स इन्हें। तो ये ड्रोन है। नर रानी से आकार में छोटे, लगभग 15 से 17 मिमी लंबे होते हैं। इनकी आंखें बड़ी, उदर गोल तथा काला, जननांग भली भांति विकसित, मोम ग्रंथि, पराग थैली और डंक अनुपस्थित होते हैं। तो मोम ग्रंथि, पराग थैली और डंक अनुपस्थित होने के कारण ये जो है कह सकते हैं हम भोजन खुद नहीं तैयार कर सकते, ये बस दूसरों के भोजन पे ही निर्भर रह सकते हैं। तो एक छत्ते में इनकी संख्या 15 से 200 तक होती है, 200 तक हो सकती है। ये अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं, ये अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होती है, ये चीज़ हो सकता है ये ऑप्शनल में ये सब पूछ सकते हैं और कुछ नहीं। इनका मुख्य कार्य रानी के साथ मैथुन करना है। इसके अतिरिक्त ये और कोई काम नहीं करते। ये श्रमिकों द्वारा एकत्रित भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। देखिए, शीत ऋतु में जब भोजन की कमी हो जाती है, तो श्रमिक इन्हें बाहर निकाल देते हैं, जिससे ठंड एवं भोजन की अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं। इसीलिए कुछ नहीं करते, बस ये दूसरों के बनाए हुए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं, और ठंड आने पर इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और ये सर्दी से मर जाते हैं। तो दूसरा प्रकार है इनका श्रमिक, वर्कर होते हैं जो मधुमक्खी में। तो छत्ते में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। ये निषेचित अंडों से निकली हुई मादाएं हैं, जिन्हें रॉयल जेली खाने बहुत कम मिलती है, जिससे ये बांझ रह जाती हैं तथा संतानोत्पत्ति के उत्पन्न नहीं रहती हैं। ये जो रॉयल जेली शब्द है, रॉयल जेली एक तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल जेली, ये एक खाद्य पदार्थ है इनके लिए। रॉयल जेली शहद मधुमक्खी का स्राव है, जिसका उपयोग लार्वा और वयस्क रानियों के पोषण में किया जाता है। ये मधुमक्खियाँ ये रॉयल जेली ही खाती हैं, ये मधुमक्खियों का ही स्राव होता है, ये मधुमक्खियों के अंदर से ही निकलता है। तो उसके बाद आती है श्रमिकों की विशेषताएं क्या होती हैं। इस श्रमिक के बारे में बात करना है तो उनकी विशेषताएं लिखी हैं। आकार में छोटी, पतली तथा उदर में डंक
डंक होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये श्रमिक जो हैं ये अपने मधुमक्खियों में सबसे इम्पोर्टेंट श्रमिक ही होते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो उसके बाद है उदर की निचली सतह में मोम ग्रंथियाँ होती हैं। इनमें मोम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मकरंद चूसने के लिए विकसित मुखांग तथा मैंडिबल्स चम्मचाकार आकृति में परिवर्तित रहते हैं। ये मैंडिबल्स ये सब वही ये एंटोमोलॉजी के पार्ट्स हैं ये सब। यानी एंटोमोलॉजी में ही सिखाया जाता है कि कीटों के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, तो बस वही है। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल जो ज़रूरी है वो देखते हैं। पराग संचय के लिए पिछली टाँग रूपांतरित रहती है। कीटों की जो शारीरिक संरचना होती है उसको उसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। श्रमिकों को कार्य क्या होते हैं? श्रमिकों के कार्य होते हैं कि छत्ता बनाना, उसकी मरम्मत करना, मधु और पराग एकत्रित करना, छत्ते के अंदर शिशुओं का पालन करना और अन्य सदस्यों की देखभाल करना। चौथा है छत्ते की शत्रुओं से रक्षा। तो ये सब आपके समझ में आ ही रहा होगा। तो इनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, जीवन इतिहास क्या है इनका, देखिए। बसंत अथवा शरद ऋतु के आते ही रानी माता नर उत्पन्न करती है। नर उत्पन्न होते ही रानी माता अपने छत्ते के पुराने सदस्यों को लेकर छत्ते को छोड़कर उड़ जाती है। इसके बाद पुराने छत्ते से नए नर, रानी पुत्रियां और श्रमिक निकलते हैं। जो रानी पुत्री सर्वप्रथम निकलती है वह एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालती है और अन्य रानी पुत्रियों को निकलने से पहले ही मार डालती है। इस प्रकार अब अकेले हो जाने के कारण वह छत्ते की स्वामिनी बनकर रानी का रूप ले लेती है और मैथुन करने के लिए उड़ान भरती है। तो एक नई रानी कैसे बनती है आपको ये पता लग गया होगा। इसके बाद है मैथुन उड़ान यानी न्यूक्लियर फ्लाइट सॉरी। रानी पुत्री को 2 या 3 दिन पश्चात ही मैथुन के लिए उड़ान भरती है तथा उसके पीछे बहुत सारे नर उड़ते हैं। ये नर आपस में लड़ते हैं और अंत में बचा हुआ एक नर रानी पुत्री से संभोग करता है। नर के जनन अवयव मादा के जननांगों में फंस जाते हैं, जिन्हें छत्तों में वापस लाने के लिए रानी स्वयं या श्रमिक निकाल कर फेंक देते हैं। नर से प्राप्त वीर्य शुक्रधानी यानी कि मैथिस्का में इकट्ठा रहता है, इससे जिसे रानी माता आवश्यकता अनुसार प्रयोग करती है। अंड निक्षेपण ओविपोजिशन। कुछ समय पश्चात रानी पुत्री अंडा देना प्रारंभ करती है। अब इसे रानी माता कहा जाएगा। एक कोष्ठ में एक ही अंडा दिया जाता है। इसके अंडे लंबे, पतले, अंडाकार तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। अंडों से 3 या 4 दिनों में गर्भ निकलते हैं। देखिए कोष्ठ जो प्रयोग किया गया है ये बेसिकली छत्ते का एक पार्ट होता है। छत्ते जो होते हैं अंदर से कुछ इस तरह के होते हैं, करीब ऐसे या फिर इस टाइप का जो एक कोष्ठ होता है उनका, मतलब एक कोष्ठ यानी कि हम मान सकते हैं एक कमरा होता है। एक छत्ते के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जिसके अंदर एक कोष्ठ के अंदर एक ही अंडा दिया जाता है। तो ये मधुमक्खी कोष्ठों में ही रहती हैं एक तरह से। तो वो एक कह सकते हैं कि एक पूरा घर है, उसके अंदर कमरे हैं, तो वो कमरे ही कोष्ठ हैं। ग्रब ग्रब क्या होता है? यह पतला, लंबा और हल्के पीले रंग का अ, होता है। श्रमिक मधुमक्खियाँ इसे खाने में 2-3 दिनों तक रॉयल जेली देती हैं। यानी ये जो इसे खाने के लिए दे रही है, हो सकता है ये मधुमक्खियों के छोटे बच्चों के रूप में मान सकते हैं आप, जिन्हें अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। रॉयल जेली एक अच्छा खाना है, इसलिए ये श्रमिकों को नहीं दिया जाता, ये केवल उन्हीं को दिया जाता है जो रानी बनने के लिए तैयार होती हैं, यानी रानी पुत्रियों को। इसके पश्चात पराग और मधु देती हैं, यानी पराग और मधु खाने के लिए। परंतु जिन ग्रब को रानी पुत्री बनाना होता है उन्हें 2-3 दिन और रॉयल जेली खाने को दी जाती है। तो रॉयल जेली जो है रानी पुत्री जो तैयार होने वाली होती है रानी, उन्हें ज़्यादा खाने को दी जाती है उनके मुकाबले जो कि सिर्फ श्रमिक ही बनने के लिए तैयार हो रही हैं। इस 5-6 दिनों में ग्रब पूर्ण विकसित होकर कोशावस्था में बदलते हैं। इसके पश्चात आता है कृमि कोश। कृमि कोश क्या होता है? जब ग्रह पूर्ण विकसित होने पर अपने चारों ओर एक कोया यानी ककून बनाकर उसके अंदर कोशावस्था में बदलता है। कोशावस्था 7 से 14 दिन की होती है। इसके पश्चात इनसे प्रौढ़ निकलते हैं, यानी कि छोटे छोटे कीट। इस प्रत्येक प्रकार के प्रौढ़ विभिन्न अवस्थाओं में लगने वाला समय निम्न तालिका में दिया गया है। देखिए रानी के लिए 3 दिन, अंडा काल 3 दिन, गर्भ काल 5 से 5.5 दिन, या फिर कोशावस्था है 7 से 7.5 दिन की, और अ, यानी जोड़ें तो 15 से 16 दिन इन्हें लगते हैं पूरी तरह से, मतलब अंडे से एक तरह से बाहर आने में इन्हें इतना समय लगता है। श्रमिक की बात करें तो श्रमिक 3 दिन, फिर गर्भकाल है 5 से 6 दिन, 10 से 11 दिन कोशावस्था, इनका योग करें तो 18 से 20 दिन। और नर का अंडा काल होता है 3 दिन,
गर्भकाल होता है 6 से साढ़े 6 दिन, और कोशावस्था में रहते हैं ये 14 से साढ़े 14 दिन तक, और 23 से 24 दिन इनका योग बन जाता है। यानी 23 से 24 दिन में ये निकल कर पूरी तरह से नर बन जाते हैं, यानी मधुमक्खी बन जाते हैं एक तरह से। मधुमक्खियों की विभिन्न क्रियाएँ निम्नलिखित हैं। देखिए, ये कौन-कौन से कार्य करती हैं, वो सब कार्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला कार्य इनका छत्ता बनाना है। ये अपना छत्ता बड़े परिश्रम एवं ढंग से बनाती हैं। छत्ते के मध्य में एक पर्दा होता है, जिसके दोनों ओर षट्भुजाकार मोम की छोटी-छोटी कोठरियाँ होती हैं। छत्ते के ऊपर भाग में मधु तथा परागकण संचित किए जाते हैं। इसके निचले मध्य भाग में अंडे तथा ग्रभ आदि की कोठरियाँ होती हैं। ये कोठरियाँ यानी वही कोष्ठ। सारंग मधुमक्खियों में सबसे अंडों सारंग मधुमक्खियों में सभी अंडों बच्चों की कोठरियां समान होती हैं, जबकि दूसरी अन्य मधुमक्खियों में रानी पुत्रियों की कोठरियां बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी तथा श्रमिकों की छोटी होती हैं। इसके बाद आता है श्रमिक कोष्ठ, यानी कि वर्कर सेल। यानी श्रमिक कोष्ठ क्या है? इस छत्ते के अंदर के ही पार्ट हैं ये श्रमिक कोष्ठ, इनर कोष्ठ। तो सबसे पहला है श्रमिक कोष्ठ, वर्कर सेल। इस कोष्ठ यह कोष षटकोणीय तथा सबसे छोटे होते हैं। इनमें श्रमिकों के बच्चों का पालन होता है। भारतीय मौना में ये 1/5 के होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है नर कोष्ठ, ड्रोन सेल। इसके आकार इनका आकार षटकोणीय श्रमिक कोष्ठों से बड़ा, लगभग 1/6 का होता है। इनमें नर के अंडे तथा बच्चों का पालन होता है। श्रमिक तथा नर कोष्ठों में मधु और पराग होता है, जो इनका खाद्य भंडार होता है। इसके बाद जिन कोष्ठों में शिशु रहते हैं उन्हें ब्रूड सेल तथा जिसमें मधु होता है उसे हनी सेल कहते हैं। ब्रूड सेल और हनी सेल के बीच पॉलन सेल होता है। वो छत्ते के ही अंदर की बात हो रही है। रानी कोष्ठ, उसके बाद आता है क्वीन सेल। ये कोष्ठ सबसे बड़े होते हैं। इन कोष्ठों की बनावट लंबी अंगुली के या ढोलक के समान होती है, यानी ड्रम शेप्ड में होते हैं ये। इनका निर्माण रानी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रवास स्वार्मिंग के समय इस प्रकार के कोष्ठ अधिकता से बनाए जाते हैं। ये प्रवास के बारे में अभी आगे बात करेंगे हम, प्रवास क्या होता है। तो इसके बाद आता है संयोजन कोष्ठ, यानी कि अटैचमेंट सेल क्या होते हैं। जिन कोष्ठों की सहायता से छत्ता टहनी से जुड़ा होता है उन्हें अन्य संयोजन कोष्ठ कहते हैं। यानी कि जैसे एक पेड़ पर कोई छत्ता है, तो इस तरह से कोई छत्ता है, तो यहाँ पर जो है इस पार्ट पर जो कोष्ठ होगा, जो लास्ट में जो कोष्ठ बना हुआ होगा, जो सेल होगा, उसे कहेंगे संयोजन कोष्ठ, यानी कि अटैचमेंट सेल। ठीक है। उसके बाद देखते प्रवास क्या होता है, स्वार्मिंग क्या होता है। तो मधुमक्खी जब परिस्थितियां अनुकूल होने पर तीव्र गति से प्रजनन करती हैं, तब उनकी संख्या बढ़ती है और छत्ते में स्थान की कमी हो जाती है। ऐसी दशा में रानी माता अपने पुराने सदस्यों के साथ छत्ता छोड़कर चली जाती है। वह जिस स्थान पर जाती है वह श्रमिकों के द्वारा पहले से ही ढूंढ कर रखा जाता है। यानी कि जब मधुमक्खियों की संख्या एक छत्ते में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें जगह नहीं बचती है, तब रानी अपने पुराने सदस्यों को लेकर उड़ जाती है। और वो जहाँ जाती है, वो जो स्थान होता है वो श्रमिकों के द्वारा पहले से ही डिसाइड होता है। वो पहले से ही ढूंढ कर रखते हैं कि हमें कहाँ पर जाना है उसके बाद। तो यहाँ पर श्रमिक नया छत्ता बनाकर तैयार करते हैं और रानी माता अंडे देना प्रारंभ करती है। उसके बाद प्रवास के जो कारण और लक्षण वो हैं: तीव्र गति से जनन करना, प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थों का मिलना, नर मौना के कोषों की संख्या बढ़ना, श्रमिक अधिक संख्या में उत्पन्न होना, रानी मक्खी का अंडे देना बंद कर देना, छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या अधिक हो जाना, रानी का क्वीन सब्सटेंस ना बनना। ये सब प्रवास के कारण या फिर लक्षण। प्रवास नियंत्रण के उपाय। प्रवास को नियंत्रित करने की क्यों आवश्यकता है, बताइए आप? क्योंकि देखिए, ये अगर प्रवास कर जाएंगी, यानी कि हम जब उन्हें पाल रहे होंगे तब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो हमें उसमें कठिनाई हो सकती है। इसलिए प्रवास हमें नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है। ये प्रवास नियंत्रित के लिए हम व्यवस्था करते हैं, जिससे कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर ना जाएं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मौनाओं की वंश वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध रहे। इससे नए फ्रेम समय पर रखे जाएँ। फ्रेम की बात करें तो हम मधुमक्खी पालन में जो इसके बारे में बताया गया वो आगे बताया जा रहा है अभी, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी देख लेते हैं, ये पालन में ही है ये सब, मधुमक्खी पालन में। तो नर कोश बनने पर प्यूपा बनने से पूर्व नष्ट कर देना चाहिए। यानी नर कोश जैसे ही बने उन्हें प्यूपा बनने से पूर्व ही नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि नर जो कोष्ठ हैं उन्हें उन्हें नहीं बनने देना चाहिए ज़्यादा, ताकि संख्या जो है वो कंट्रोल रहे, उनकी संख्या कंट्रोल रहेगी। अब नहीं बढ़ेगी तो वो कहीं नहीं जाएंगे ना। रानी कोष बनने लगे तो भी नष्ट कर देना चाहिए। ये रानी कोष बनने से भी प्रॉब्लम हो सकती है हमें। तो प्यूपा अवस्था वाले छत्ते के फ्रेम को दूसरे कमजोर मौन वंश में लगाएं तथा उनके स्थान पर नया खाली मोम छत्ता घर लगा हुआ फ्रेम रख दें। इस छत्ता घर के बारे में आगे बात करेंगे, छत्ता घर या फिर
कह सकते हैं इनको जो पालने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं उन्हीं उन्हीं चीज़ों में से एक है ये। रानी का पंख काट दें, रानी के पंख काट देने से क्या होगा, वो उड़ नहीं पाएगी और वो कहीं जाएगी नहीं, तो उसके साथ वाले श्रमिक भी नहीं जाएँगे। हर हर जो मधुमक्खी होती है उसके श्रमिक उसे फ़ॉलो करते हैं, यानी कि मधुमक्खी जहाँ जाती है, बड़ी मधुमक्खी जहाँ जाती है, रानी मधुमक्खी जहाँ जाती है, वहीं पर श्रमिक भी जाते हैं। तो अगर हम उसके पंख काट देंगे तो वो कहीं जा नहीं पाएगी और श्रमिक और जो बाकी के सारी मधुमक्खी हैं वो वहीं पर रहेंगी। मौन ग्रह को धूप से बचाएँ, उनको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ उनको हवा और पानी आदि मिलता रहे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें शहद की जो मात्रा है वो और अधिक मिलेगी। स्थानांतरण, मिग्रेशन या एब्सकॉन्डिंग क्या होता है? जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं तो पुराने छत्ते का सारा मधु तथा पराग आदि साथ में ले जाती हैं। जब ये एक स्थान को छोड़ती हैं तो सारा मधु और जो पराग है वो सब अपने साथ ही ले जाएँगी। और मधुमक्खियों के स्थानांतरण के क्या कारण हैं? यानी कि वो अपनी जगह को छोड़कर क्यों जाती हैं? तो इसका कारण है कि खाद्य पदार्थों की कमी हो जाना, या तो उन्हें खाद्य पदार्थ ना मिलें, मौसम वातावरण का प्रतिकूल हो जाना, मनुष्य या किसी अन्य जानवर द्वारा छत्ते की छेड़छाड़ करना। उसके बाद आता है वातानुकूलन, यानी कि एयर कंडीशनिंग क्या है ये? ये अपनी छत्ते को गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रखती हैं। सर्दियों में ये एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बैठ जाती हैं और अपने टाँगों को आपस में रगड़ती हैं, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। इनके छत्ते का तापक्रम वायुमंडल के तापक्रम से लगभग 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक रहता है। ग्रीष्म ऋतु में मधुमक्खियाँ अपने पंखों से बहुत तेज हवा करती हैं, फलस्वरूप कच्चे मधु से पानी भाप बनकर उड़ता है और छत्ते का तापक्रम बहुत कम हो जाता है। ये वातानुकूलन है, यानी कि ये टेम्परेचर को एक तरह से मेंटेन करके रखती हैं अपनी छत्ते में। मधुमक्खी पालन क्या होता है? मधुमक्खी पालन यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, एपीकल्चर या फिर बी कीपिंग। तो इसका सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर या बी कीपिंग कहते हैं। भारतवर्ष में मधुमक्खी पालन का आधुनिक उद्योग पिछले 50 वर्षों से ही प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल में लोग शरीर पर चीड़ का तेल लगाकर, कंबल लपेटकर या रात्रि के समय पेड़ के नीचे धुआँ करके छत्ता तोड़ते थे तथा इसको मसलकर शहद निकाल लेते थे और मोम अलग कर लेते थे। शहद निकालने की काफ़ी प्राचीन विधियाँ थीं जो दूषित थीं। देखिए, अगर हम शहद निकालने के लिए छत्तों को निचोड़ कर अगर शहद प्रयोग करेंगे तो वो दूषित तो रहेगा ही ना, सब कुछ एकदम कह सकते हैं क्लीन नहीं होगा। तो इसलिए ये वाली जो पुरानी विधि है ये इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। फिर वो अ, और भी विधियाँ वो हुई, यानी कि इन्वेंट हुई। उसके बाद देखिए, शहद निकालने की काफ़ी प्राचीन विधियाँ थीं जो दूषित थीं, यानी कि और भी कई सारी विधियाँ थीं। लगातार अन्वेषणों के फलस्वरूप आधुनिक कृत्रिम छत्तों का विकास हुआ जो हमेशा शुद्ध शहद प्राप्त होता है, जिससे हमेशा शुद्ध शहद प्राप्त होता है। यानी कि अब जो हम विधियों का प्रयोग करते हैं उससे हमेशा शुद्ध शहद ही प्राप्त होता है। हमें उसके लिए ऐसे धुआँ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधि क्या है? देखिए, मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर क्या है? पहले हम इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री जान लेते हैं। कृत्रिम छत्ते का सर्वप्रथम आविष्कार अमेरिका के लैंगस्ट्रॉथ ने सन 1851 में किया था। भारत में सर्वप्रथम 1882 में बंगाल तथा 1883 या 84 में पंजाब में मौन पालन उद्योग का शुभारंभ हुआ, परंतु इसे सफलता नहीं मिल सकी। उसी समय भारत सरकार ने तार विभाग के जॉन डगलस ने मौन पालन के संबंध में अपना अनुभव प्रकाशित किया। वर्ष 1890 में प्रोफेसर कैसल्स ने भिरुचिरापल्ली में भारतीय मौनाओं का विधिवत अध्ययन किया। देखिए, ये वैसे तो ये सब इतना पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ नहीं था, ये सब किताब में सब मिक्स है, तो मैंने कुछ चीज़ों को कट किया है और उनके पॉइंट्स बनाकर यहाँ पर लिखे हैं। और नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो कोई भी कट नहीं मारा है, पर कुछ चीज़ें हैं जो कट की हैं। तो यहाँ पॉइंट बनाकर लिखने से क्या होता है, हमें चीज़ें सब याद रहती हैं। तो इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। सर ल्यूइस डेने ने सन 1908 में पंजाब में मधुमक्खी पर कार्य प्रारंभ कराया तथा इसी वर्ष लेफ्टिनेंट एफ.एस. कॉसिन्स यानी मौनपाल एपियरिस के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त की गए। यानी कि ये जो इंसान है, ये लेफ्टिनेंट एफ.एस. कॉसिन्स, इन्हें कह सकते हैं कि हम पहले मौनपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। यानी इनका काम था मधुमक्खियों को पालना। मौन पालन पर अन्वेषण और प्रकाशन का कार्य इंपीरियल कीट विशेषज्ञ के अधीन वर्ष 1907 से 1919 तक चलता रहा। इसके बाद अगला पॉइंट है, सीसी घोष ने एक बुलेटिन यानी कि बुलेटिन नंबर 46 बी कीपिंग प्रकाशित की। तत्पश्चात एक अन्य बुलेटिन, एक गाइड फॉर बी कीपिंग, प्रकाशित हुई। इसके बाद अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में न्यूटन नामक पादरी ने 1911 से 1917 तक तमाम लोगों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया तथा एक मौनाग्रह बीहाइव का निर्माण किया जो आज भी न्यूटन बीहाइव के नाम से प्रचलित है। ये जो न्यूटन है, ये
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान हो सकता है बी कीपिंग के लिए, क्योंकि इसी ने सबसे पहले जो मौनाग्रह था वो इसी ने सबसे पहले बनाया था बीहाइव जो। और इसका जो मौनाग्रह है वो अब तक प्रयोग में आता है, जिसे न्यूटन बीहाइव के नाम से जानते हैं। रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर ने वर्ष 1928 में मौन पालन को लघु कुटीर उद्योग के रूप में मान्यता मान्यता देने की अनुशंसा की। मौन पालन पर कार्य 1931 से 1931 में मद्रास, 1933 में पंजाब तथा 1938 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1938 में ही अखिल भारतीय मौन पालक संघ यानी ऑल इंडिया बी कीपर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। मौन पालन का वास्तविक विकास अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग कमीशन बन जाने पर हुआ। सन 1962 में मधु उद्योग के विकास को पूर्ण रूप से अपने अंतर्गत कर लिया था। इसके बाद है कि कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों को पालने के लिए कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो देखिए। अगर कृत्रिम रूप से हम मधुमक्खियों को पालन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। देखिए, मौनाग्रह, बीहाइव, पोलाधार, कॉम फाउंडेशन, धूम्रण उपकरण, स्मोकिंग एपरेटस, दस्ताने, हैंड ग्लोव्स, लोहे का खुरचना, स्क्रैपर, जाली, नेट, मधु निष्कासन उपकरण, हनी एक्सट्रैक्टिंग apparatus, टोपी खोलने का चाकू यानी कि नाइफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौनाग्रह की कि ये होता क्या है। मौनाग्रह में मधुमक्खी पालन में उपयोग करते हैं। मधुमक्खी को पालने के लिए कई प्रकार के कृत्रिम छत्तों का प्रयोग किया जाता है। ये लकड़ी के बने संदूक जैसे होते हैं जिनमें दो खंड होते हैं। ऊपर का 1/4 भाग मधुखंड तथा नीचे का 3/4 भाग शिशु खंड कहलाता है। दोनों भागों के बीच में एक एक जाली लगी होती है, जिससे श्रमिक एक से दूसरे खंड में आ जा सकते हैं, परंतु रानी माता आकार में बड़ी होने के कारण ऊपर नहीं जा सकती। इस जाली को क्वीन एक्सक्लूडर कहते हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि हम एक जो मौनाग्रह है इस तरह का, ये बक्सा जैसा, इसमें ये बीच में एक जाली लगी हुई होगी कहीं पर। इसमें ऐसे छेद बने हुए होंगे जिनसे श्रमिक तो ऊपर जा पाए, लेकिन जो रानी माता है वो आकार में बड़ी होने के कारण ऊपर ना जा पाए। इसे क्वीन एक्सक्लूडर कहते हैं। रानी माता को अलग इसलिए रखते हैं ताकि ऊपर वाले खंड में अंडे ना दे दे, अन्यथा शहद निकालने में परेशानी होगी। अगर ये ऊपर पहुंच जाए तो ऊपर अंडे दे देगी। लकड़ी का यह बॉक्स मौनाग्रह चारों ओर से बंद रहता है। केवल निचले तल पर एक छोटा छिद्र होता है, जिसमें एक बार में केवल एक ही मधुमक्खी अंदर या बाहर जा सकती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा छेद होगा जिसमें एक बार में एक ही मधुमक्खी बाहर या अंदर जा पाएगी। हाँ, उसके बाद है कुछ लोग इस छेद को बढ़ा भी रखते हैं, परंतु वे ऐसी जाली लगा देते हैं जिससे रानी माता ना निकल सके। रानी माता के पंखों को काट देते हैं ताकि वह उड़ ना सके। चूंकि भारतीय मधुमक्खी का स्वभाव एक स्थल पर कई समानांतर छत्ते बनाने का होता है, अतः निचले वाले शिशु खंड में 4 से या 5 इंच की दूरी पर समानांतर खड़ी दशा में लकड़ी के तख्ते लटका दिए जाते हैं। इनका ऊपरी भाग तो जाली से सटा रहता है, किंतु निचला भाग बॉक्स के तल से सटा न रहकर अटका होता है। प्रत्येक 2 तख्तों के बीच में पतले तार बंधे होते हैं जिनमें पोला आधार लगा देते हैं। देखिए, जैसे अगर इस तरह का एक बॉक्स है, उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसमें बीच-बीच में कहीं पर तख्ते लगे हुए होंगे, जो ऊपर से नीचे तक तो आ रहे होंगे, लेकिन ये जो तल है, इससे टच नहीं कर रहे होंगे। इसे कॉम फाउंडेशन या फिर पौलाधा कहते हैं। इसके बाद तो भारत में जो छत्ते मिलते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है घोष का बक्स, जो 36.5 सेंटीमीटर इंटू 21.6 सेंटीमीटर का होता है, या फिर न्यूटन का बक्स होता है 20.2 सेंटीमीटर इंटू 1.4 सेंटीमीटर। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बक्सों का आकार भी है, जैसे बहुत सारे ढेर सारे और भी वो होते हैं छत्ते, कृत्रिम छत्ते या फिर बक्से, जैसे कि लॉन्ग स्ट्रोथ का बक्स, अमेरिकन मोनाग्रह, इसका आकार होता है 42.2 सेंटीमीटर इंटू 31.1 सेंटीमीटर। पंत काजे और जियोली कोट यानी किदवई का मोनाग्रह 142.2 सेंटीमीटर इंटू 12.3 सेंटीमीटर, ये लंबाई और चौड़ाई। दादंत का बक्स रशियन मोनाग्रह 47 सेंटीमीटर इंटू 28.6 सेंटीमीटर। थॉमसन का बक्स थॉमसन मोनाग्रह 30.5 सेंटीमीटर इंटू 15.2 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है दूसरा कॉम फाउंडेशन, जो कि हम बता रहे थे अभी, पोला आधार। यह मोम निर्मित षटभुजाकार कोष का होता है जिन पर श्रमिक कोठरियां बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक तरह से हम पोला आधार को ऐसे मान सकते हैं, कॉम फाउंडेशन, जो उनका घर बनाने के काम आता है। उसके बाद आता है धूम्रण यंत्र, इनके स्मोकिंग ऑपरेटस क्या होता है। तो स्मोकिंग apparatus जो है वो ये टीन का एक डब्बा होता है
एक सिरे से धुआं निकलता है, जिस समय मधुमक्खियाँ बस में ना आ रही हों तो इससे थोड़ा-सा धुआं छोड़ते हैं जिससे वे शांत हो जाएँ। अगर मधुमक्खी ज़्यादा उड़ने लगें, उन्हें शांत करने की ज़रूरत हो तो धूम्र यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। दस्ताने, दस्ताने प्रयोग करते हैं, ज़रूर करेंगे, दस्ताने तो प्रयोग किए जाएँगे। ये रबड़ के होते हैं, इन्हें पहनकर हाथों से डंक से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है लोहे का खुरचना यानी कि स्क्रैपर। स्क्रैपर क्या होता है? यह एक लोहे की चपटी सी पत्ती होती है जिससे बक्से के फर्श को साफ किया जाता है। इसके बाद आती है जाली, नेट। यह रेशम अथवा सूत के धागों की बनी होती है। मधुमक्खियों के प्रकोप से बचने के लिए इसे सिर में पहन लेते हैं जिससे गर्दन तक का भाग ढका रहता है। ये जाली सर में पहनने के काम आती है, एक मान सकते हैं एक हेलमेट की तरह मान सकते हैं मधुमक्खी से बचने के लिए। मधु निष्कासन उपकरण, ये हनी एक्सट्रैक्टिंग apparatus क्या है? यह टीन का एक विशेष ड्रम होता है जिसके मध्य में जालीदार थैलियाँ एक घूमने वाले डंडे पर लगी होती हैं। इन थैलियों में पोलों को ढक्कन खोलने के बाद भर देते हैं तथा फिर डंडे की सहायता से इसे घुमाते हैं जिससे पोलो का शहद ड्रम की दीवारों से टकराता है और वहां से उसकी तली में इकट्ठा हो जाता है जिसे टोंटी द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। चाकू, चाकू की जरूरत क्यों पड़ती है नाइफ की? मधुखंड में शहद एकत्रित रहता है परंतु कोठरियां मोम से ढकी रहती हैं, अतः चाकू की नोक को गर्म करके टोपी में छुआते हैं जिससे वह पिघल जाती है। मधुमक्खियों को पकड़ना और उन्हें पालना। मधुमक्खियों को देखिए पालने के लिए जो यंत्र चाहिए वो तो यहाँ पर लिख दिए, लेकिन मधुमक्खियों को पकड़ा किस तरह से जाता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कृत्रिम छत्तों में मधुमक्खियों को पालने के लिए मधुमक्खियाँ जब प्रवास में होती हैं तब उन्हें पकड़कर पाल लेते हैं, यानी कि वो एक एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रही होती हैं तब उन्हें पकड़कर पाल लिया जाता है। इसके लिए कपड़े की एक छोटी सी टोपी के भीतरी सतह पर शहद लगाकर टांग देते हैं जिससे वे इसके अंदर बैठ जाती हैं। शाम के समय इन्हें लाकर मौनागृह के शिशु खंड में छोड़ देते हैं। इनके खाने के लिए कुछ समय के लिए शरबत रख देते हैं, जिस जिस समय भोजन की कमी हो जाती है तो कृत्रिम भोजन शरबत जिसमें 2 भाग चीनी और 1 भाग पानी देना आवश्यक होता है। रानी माता को प्रत्येक वर्ष बदला जाता है क्योंकि ये केवल 2 वर्ष तक ही जीवित रहती है और दूसरे वर्ष यह अंडे देना प्रारंभ कर देती है, यानी कि हम अंडे देने से इसे रोकने के लिए इसके चेंज कर देते हैं, रानी माता को बदल देते हैं। या फिर उसके पर भी काट देंगे तो भी वो अंडे देगी ना वहाँ पर, इसलिए उसे चेंज करते रहते हैं हर 2 साल बाद। रानी माता को बदलने के लिए पुरानी रानी को पकड़ कर निकाल देते हैं और नई रानी माता पकड़कर उसके ऊपर वहीं का शहद लगाकर शिशु खंड में छोड़ दिया जाता है ताकि ऐसा ना लगे कि श्रमिक जो है उसे एक्सेप्ट ना करें। उसके ऊपर अगर उसी उसी जगह का जो शहद लगा हुआ होगा तो वो उसे अपनी रानी समझेंगे। तो यदि ऐसा ना किया जाए तो श्रमिक उसको स्वीकार नहीं करते। इन छत्तों को ऐसे स्थानों में रखा जाता है जहाँ पर फूल के पौधे अधिक हों तथा पानी का अधिक प्रारंभ ठीक प्रकार से हो। रॉयल जेली के बारे में यहाँ पर और लिखा हुआ है थोड़ा-सा, देखिए। तो नई नई श्रमिक मधुमक्खियों के सिर पर स्थित हाइपोफेरेंबियल तथा मैंडिबुलर ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न स्राव रॉयल जेली कहलाता है। रॉयल जेली को मधुमक्खियाँ अपने लार्वों को खिलाती हैं। रॉयल जेली में अनेक प्राकृतिक पदार्थ हार्मोन पाए जाते हैं और यह अधिक सांद्रित खाद्य होते हैं। चीन रॉयल जेली का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, यानी चीन में रॉयल जेली सबसे अधिक उत्पादित की जाती है, वहीं वहीं से इसका निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है पराग। मधुमक्खियों के लिए वसा और मुख्यतः प्रोटीन का स्रोत पराग है। पराग का उपयोग अनेक दवाओं औषधियों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त मधुमक्खियों से प्रोपोलिस वेस्ट क्वीन सब्सटेंस भी प्राप्त होता है जिनके बाजार में अनेक उपयोग होते हैं। अब बात करते हैं मधुमक्खियों की शत्रु या रोग के बारे में। तो मधुमक्खियाँ जो प्राकृतिक कीट होती हैं तो उनके प्राकृतिक शत्रु भी होंगे और उन पर जो रोग लगते हैं वो उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं मधुमक्खियों के शत्रुओं की, यानी कि हनी बीज के एनिमीज कौन कौन से हैं। मोम तथा शहद खाने वाले कीट, इसके अंतर्गत ऐसे कीट आते हैं जो कि शहद खाते हैं और कुछ छत्तों के मोम को खाते हैं एवं शहद चूसते हुए सुरंग बनाते हैं। ये मधुमक्खियों के शत्रु हैं। ये ये एक प्रकार है जिसके अंदर निम्न कीट आते हैं, यानी कि मोम और शहद खाने वाले कौन कौन से कीट होते हैं जो इन्हें इस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है एकेरोन्टिया स्टिक्स। तो ये स्फिंडीजी कुल का शलभ होता है। छत्तों में सूंड प्रोबोस्किस प्रोबोसिस घुसाकर मधु चूसता है। इसे मधु डाकू यानी हनी रॉबर कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है बैक्स मॉथ, यानी कि गैलेरिया मोलोनेला एंड एक्रोरिया गिसेला। ये शलभ छत्ते में अंडे देते हैं जिनमें सूंडियां निकलकर मोम को खाती हैं तथा मधु चूसती हैं। ये रेशमी सुरंगें बनाकर कोशावस्था में बदल जाते हैं। इनके डर से मधुमक्खी छत्ता छोड़कर भाग जाती हैं। इसके बाद तीसरे इनके शत्रु हैं चींटियाँ। हाँ, चींटियाँ भी छत्तों में घुसकर मधु खाती हैं।
उसके बाद जो दूसरे उनके दुश्मन कीट हैं वो हैं मधुमक्खियों के शिकार करने वाले जंतु। कुछ चिड़ियाँ और बर यानी वेस्प्स शिकार करती हैं। चिड़ियों में मुख्यतः कौवा तथा बर वास्पासिंटा प्रमुख होते हैं। इनके उपाय क्या हैं? अगर हम इन्हें पाल रहे हैं तो इनके शत्रुओं का हमें ज्ञान होना चाहिए और उनसे बचने के उपाय यहाँ पर लिखे हुए हैं सॉल्यूशंस। यानी मधुमक्खियों की रक्षा के लिए निम्न उपाय हैं। इन शत्रु से इन्हें बचाने के लिए हम कर सकते हैं ये उपाय। सबसे पहला है एक्रोसिया से बचने के लिए मोम ग्रहों का प्रवेश द्वार छोटा रखना चाहिए ताकि वो उसके अंदर ना जा पाए। मोम पतंगों यानी कि वैक्स मोथ से बचने के लिए मोम ग्रहों में छत्तों को खुला नहीं रखें। यदि प्रकोप हो गया है तो छत्तों को पिघलाकर मोम बना लें एवं मधुमक्खियों को दूसरे नए मोम ग्रह में छोड़ दें। अगर ऐसा कोई प्रकोप हो जाए किसी छत्ते में मोना ग्रह में तो उसे बदल देना चाहिए। मधुमक्खियों को दूसरे छत्ते में तुरंत ही ट्रांसफर कर देना चाहिए। बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं इन्हें? मधुमक्खियों को निम्न बीमारियां लगती हैं। पहला है एक्रीन। यह बीमारी एक सूक्ष्म मकड़ी एकरैपिस बूडी के कारण होती है। यह मकड़ी मधुमक्खियों की श्वास नलिकाओं में प्रवेश कर तरल पदार्थ को खाती हुई प्रजनन करती है जिससे मौनों की मृत्यु होने लगती है। ग्रसित मधुमक्खियों के पंख खुलकर अंग्रेजी के अक्षर की तरह हो जाते हैं। यह बीमारी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पाई गई थी तथा आजकल संपूर्ण उत्तर भारत में देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरी बीमारी है नहीं, इसका पहले नियंत्रण देखते हैं। इसका कंट्रोल है। इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो मोनोग्राम में मिथाइल सैलिसिलेट को एक छोटी सी शीशी में भर कर रखें अथवा इसका वाष्प दें। उसकी वाष्प से मधुमक्खियों की श्वास नलियों में उपस्थित माहट मर जाती है तथा शीशी में भरकर रखने से यह बीमारी नहीं आती। उसके बाद दूसरी बीमारी है नौसेमा। नौसेमा कैसी बीमारी है? यह बीमारी एक प्रोटोजोआ नोसेमा एपिस के कारण होती है। ये सूक्ष्म प्रोटोजोआ भोजन और पानी के साथ पेट में चले जाते हैं। फलस्वरूप पेचिश की तरह बीमारी हो जाती है तथा उनका पेट फूल जाता है। मौना ग्रहों के बाहर मौना उड़ने का प्रयास में पंख फड़फड़ाते हुए मर जाती है और उल्टी पड़ी मिलती है। यह बीमारी बसंत तथा जाड़े के ऋतु में अधिक होती है। यानी कि कुछ छोटे छोटे जंतु भी हैं जो उन्हें परेशान करते हैं, यानी कि उनसे भी बीमारी होती है। नियंत्रण क्या है इसका? सफाई की अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए तथा 40% फॉर्मलिन से मौन ग्रहों की धूम्रन करना चाहिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड से भी मौना ग्रहों का उपचारित किया जा सकता है। यानी कि जो ये केमिकल एसिड्स जो यूज़ कर रहे हैं इसमें केमिकल पदार्थ जो उनकी भी आवश्यकता पड़ती है हमें मौनाओं को पालने के लिए। इसके बाद आता है लकवा या पक्षघात पैरालिसिस। यह बीमारी विषाणुओं के द्वारा होती है। इससे ग्रसित मधुमक्खियों के अंग कांपते हुए लगते हैं। फलस्वरूप ना तो यह उड़ पाती हैं और ना ही ठीक से चल पाती हैं और अंत में धीरे धीरे मरने लगती हैं। उसके बाद इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इससे बचने का सही उपचार नहीं खोजा जा सका है। सफाई आदि का ध्यान रखा जाए। यानी कि इसका नियंत्रण अभी तक ठीक तरह से नहीं खोजा जा सका। इसके बाद अमीबा है। अमीबा एक बीमारी इनकी। यह बीमारी प्रोटोजोआ मेलपीमा मोविया मेलिफिसिया नलिकाओं में नहीं है, सॉरी, मेलिपीगा, एक मिनट रुकिए, मेलिपीगा मोइबा मेलिफिसिया द्वारा फैलती है। यह प्रोटोजोआ मेलपीधी नलिकाओं में मिलती है तथा पेचिश जैसे लक्षण उत्पन्न करती है। सॉरी, अब थोड़ा सा बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे कभी कभार अगर मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूँ तो सेप्टिसीमिया क्या बीमारी है? यह बैक्टीरिया जन्य बीमारी है जो बैसिलियस एस्पिसेप्टिसिस द्वारा गंदे पानी से उत्पन्न होती है अतः सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि इस प्रकार के जो ढेर सारे बीमारी हैं उनके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम सफाई रखें और इस प्रकार से हम मौनाओं का जो पालन पोषण कर सकते हैं। और आवाज़ अगर साफ ना आई हो या फिर बैकग्राउंड में कुछ नॉइस रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है रेशम कीट। यानी कि मैंने बताया आपको कि पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, दूसरे पार्ट में हनी बी के बारे में और सिल्क वॉर्म्स और लैक इंसेक्ट्स के बारे में हम तीसरे पार्ट में जानेंगे। वो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर 4 का, तभी इस चैप्टर 4 का जो दी एंड हो पाएगा। ये चैप्टर 4 जो है वो सबसे लंबा चैप्टर है, इस वजह से इस पर 3 वीडियोस आनी ज़रूरी थी। तो उनमें से 2 वीडियोस आ चुकी हैं। ये दूसरा वीडियो था हनी बी का पार्ट, ये खत्म हो चुका है। उसके बाद तीसरा पार्ट आएगा सिल्क वॉर्म एंड लैक इंसेक्ट्स का। तो यहाँ से सिल्क वॉर्म्स स्टार्ट होते हैं यानी कि रेशम कीट, और इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।